सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत में विकास की रफ्तार बनी रहेगी। महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलना भी शुरू हो गई है, लेकिन क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि ब्याज दरें अब कम होगी? जानने के लिए बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, आप कई बातें कही हैं, रिजर्व बैंक ने एक एक करके बात करते हैं। सबसे अहम तो ये कि ग्रोथ जो है उस पर थोड़े संतुष्ट दिखाई दिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं। महंगाई पे हल्की राहत दिखाई दे रही है, हालांकि ब्याज दरों को लेकर कमी का कोई संकेत नहीं है। क्या कह रही है रिपोर्ट? बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया उसी के इर्द गिर्द रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अपना जवाब देते हुए दिखेगी और इससे आप साफ संकेत भी निकाल सकते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक का कहना यह है कि भारत में विकास की रफ्तार जो चल रही है वो विकास की रफ्तार इसी तरीके से बनी रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि चालू कारोबारी साल में 7% विकास की रफ्तार की संभावना यहाँ पर दिख रही है। और इसमें दो तीन चीजें हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा हो रहा है, निवेश यहाँ पे आ रहा है, ये सब वजह है। लेकिन एक और बड़ी वजह है विकास की रफ्तार के पीछे, वो है महंगाई दर में गिरावट। महंगाई दर में लगातार गिरावट आ रही है और चालू कारोबारी साल में महंगाई दर में गिरावट देखने को मिलेगी। अब विकास की रफ्तार बढ़ रही है, महंगाई दर में गिरावट आ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब निकाला जाता है क्या ब्याज दर रिजर्व बैंक घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिजर्व बैंक का संकेत साफ है और साफ तौर से लिखा भी गया है कि जो ब्याज दरों में कटौती की गई थी उसको वापस से पुराने स्तर पर लाने का जो सिलसिला था वो सिलसिला जारी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ साफ तौर से कि ब्याज दर में कोई कटौती की संभावना निकट भविष्य में नहीं दिख रही है। यानी होम लोन सस्ता होगा कि नहीं, कार लोन सस्ता होगा कि नहीं, तो ये सब का जवाब सीधा सा है कि अभी उसमें सस्ता होने की संभावना नहीं है। हाँ, कुछ जोखिम भी है जो रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट में बता रहा है। जोखिम ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात जो है उसमें अर्थव्यवस्था में मंदी है दुनिया भर में, ये एक जोखिम का विषय है। दूसरा, जो कई क्षेत्रों में युद्ध जैसे हालात हैं, संकेत रूस यूक्रेन की तरफ है, वो भी एक जोखिम है कि किस लेवल तक कहां जाता है कब पता नहीं है। और तीसरी चीज यहां पे है कि फाइनेंशियल मार्केट में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा रहने वाला है, ये एक जोखिम का मामला है। यही वजह है कि एफपीआई का इनफ्लो जो है, भारत में एफपीआई का निवेश जो है वो भी ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन एफडीआई बेहतर बना रहेगा, ये रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कही है। ठीक है, ये तो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ बातें हुई लक्ष्मण। इसके अलावा आम आदमी को लेकर भी कुछ बातें बैंक के रिपोर्ट में हैं, मसलन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर भी आरबीआई ने कुछ बातें कही हैं, उनका क्या डिटेल है? देखिए, दरअसल होता क्या है कि कई बार अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे होते हैं पैसा, तो हम आप भी इस चीज को देखते हैं कि हमेशा एक डर बना रहता है कि जिसको पैसा ट्रांसफर कर रहा है पैसा उसी के खाते में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं किसी और के खाते में जा रहा है। कई बार मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं तो छोटा सा अमाउंट टेस्ट के तौर पर भेज के देखते हैं, पूछते हैं कि पैसा मिला कि नहीं मिला। तो अब ये सब दिक्कतें नहीं रहने वाली, ये डर नहीं रहने वाला है, क्योंकि रिजर्व बैंक इसके लिए खास व्यवस्था कर रहा है जिसमें ये होगा कि जैसे आप ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, रियल टाइम बेसिस पे पेई का नाम आपको पता चल जाएगा, इसका वेरिफिकेशन हो सकेगा। यानी जिसको आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं ये वही शख्स का अकाउंट है, वही डिटेल है, आप तुरंत उसको वेरीफाई कर सकेंगे और निश्चिंत होकर के पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। इसकी व्यवस्था रिजर्व बैंक करने जा रहा है। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में एक नया प्रावधान इसके लिए जोड़ा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार कई दूर दराज के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, आपदा आ जाते हैं, इंटरनेट बंद हो चुका होता है, फिर पैसे का लेन देन होना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल का संभव सा हो जाता है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक एक लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसके जरिए क्या हो कि आपदा जैसे हालात में जब जरूरत पड़ेगा आप उस सिस्टम के जरिए पैसे का लेन देन कर सकेंगे, भले इंटरनेट की व्यवस्था वहां पर रहे ना रहे, केबल रहे ना रहे। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो कई काम की बातें इस रिपोर्ट से निकली जो लक्ष्मण रॉय ने हमें एक्सप्लेन की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बाजार की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में आज दायरे में कारोबार हुआ, हालांकि सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। बाजार का पूरा हाल हमें समझाएंगे हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, आज फिर निफ्टी का दिन, एक एक्सपायरी का दिन, एक दायरे में ही कारोबार मुख्य तौर पर देखा गया, कहां एक्शन था आज बाजार में? पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करेंगे। फिर निफ्टी एक्सपायरी थी तो बैंक में लास्ट आवर में एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा, तो उसका इंपैक्ट तमाम बैंकिंग, फाइनेंशियल, उन सभी शेयरों के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक एक करके वो सभी शेयर आपकी स्क्रीन पर आए हैं, कौन कौन से शेयर जहां पे जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स बने। आईटीसी फ्लैट टू पॉजिटिव, इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक करीब करीब 1 से लेकर 1.5% तक का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों की बात की जाएगा निफ्टी के टॉप लूजर्स में, तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला हिंडाल्को में 1.5% का फॉल, अदानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली थी, टाटा स्टील और टेक महिंद्रा, कुछ ऐसे नाम जो कि 1 से 1.5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप गेनर्स की बात की जाए तो आज एआईए इंजीनियरिंग करीब 4%, 6% ऊपर, रैमको सीमेंट 4% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और सुजलॉन रफली
3% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में जुबिलेंट फार्मा नंबर्स का इंपैक्ट, इन्फो एज 3.5% नीचे, वेल्सपेन इंडिया और स्ट्राइड्स फार्मा करीब 2.5% बिकवाली यहां थी। बैंकिंग आज की था, तो बैंकिंग गेनर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर पीएनबी 1.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 1% ऊपर, एक्सिस और इंडसइंड करीब 3/4% से 1.5% तक चलते हुए दिखाई पड़े। और बैंक की कुछ गिरने वाले शेयरों में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो सिलेक्टिव स्टॉक्स में था, जिसमें एसबीआई, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे जाके बंद हुए। जी सुबह शुक्रिया। तो ये थे आज के बाजार का एक अपडेट, कौन सा सेक्टर और कौन से शेयर्स रहे आज तेजी में और कहां पर परफॉर्मेंस थोड़ा फीका पड़ा। इधर एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में बदलाव कल 3 बजे से लागू हो जाएंगे। इसमें किसकी हुई है एंट्री और कौन हुआ है बाहर, ये पूरा डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, कल से क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, जहाँ तक कि एमएससीआई का सवाल है, अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों पहले आई थी और जो बदलाव हैं वो 31 मई यानी कल से लागू होंगे और 3 बजे के बाद आपको इन सभी स्टॉक्स में वॉल्यूम आता हुआ नजर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूजन कैंडिडेट्स की, कौन से स्टॉक्स इंक्लूड हुए हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। HAL, मैक्स हेल्थकेयर और सोना BLW, ये 3 कंपनीज जो हैं वो एमएससीआई का हिस्सा बने हैं नई तरीके से, तो यहां आपको सबसे मैक्सिमम फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको फ्लिप साइड पे एक्सक्लूजन वाले कैंडिडेट्स भी दिखेंगे, जहां अगर हम देखें तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं और इंडस टावर हैं। मैक्स हेल्थकेयर की बात करें तो यहां लगभग $31 करोड़ और HAL और सोना BLW में भी बहुत अच्छी बाइंग आपको आने के अनुसार हैं। जहां तक कि एक्सक्लूजन कैंडिडेट्स के सवाल हैं, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और इंडस टावर जैसे स्टॉक्स एक्सक्लूड होंगे और सबसे ज्यादा सेलिंग फ्लो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आता हुआ नजर पड़ेगा, क्योंकि यहां जो फ्री फ्लोट का फैक्टर था वो एमएससीआई ने काट दिया, जिसके कारण ये दोनों ही स्टॉक्स एमएससीआई इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे। दूसरे स्टॉक्स जहां वेट चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा, सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, सबसे ज्यादा और सबसे जबरदस्त बाइंग यहां देखने को मिलेगी। लगभग 5,500 करोड़ रुपए के एक्सपेक्टेशंस हैं यहां बाय फ्लोज के, यानी लगभग $80 करोड़ के आसपास की बाय फ्लो यहां दिखेगी। मारुति, ONGC, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिगो एयरलाइंस, यहां भी आपको एमएससीआई के बाइंग फ्लोज आते हुए दिखाई देंगे। फ्लिप साइड पे रिलायंस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत सेलिंग फ्लो दिखाई पड़ेगी, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन हाँ सेल फ्लो जरूर है। इसके अलावा ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड और JSW स्टील, यहां भी एमएससीआई के वेट चेंज की वजह से थोड़े बहुत सेल फ्लोज आपको नजर पड़ेंगे। जी सुमित, माफ कीजिए यतिन, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। ONDC अब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए भी तैयार है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते सरकारी डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क पर B2B ट्रांजैक्शन फैसिलिटी लॉन्च हो सकती है। इससे कारोबारी भी दूसरे कारोबारी के साथ इस नेटवर्क के जरिए डील कर पाएंगे। डिटेल लेंगे हम आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, ONDC बड़ी चर्चा में रहा था वो सस्ती फूड डिलीवरी को लेकर, तो वो तो बिजनेस टू कंज्यूमर था। अब ये B2B में क्या और नया होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, आम ग्राहकों के बाद अब ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस लॉन्च करने जा रहा है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये लॉन्चिंग अगले हफ्ते हो सकती है। दरअसल अभी तक ONDC पर आम ग्राहक यानी कोई भी ऑनलाइन बायर किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी से सामान खरीद सकता था, लेकिन B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस डील करने की ऐसी संभावना नहीं थी। लेकिन अब इसको जल्द ही लॉन्च किया जा रहा है। पिछले हफ्ते ही इसके लिए जो पायलट ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट किया गया है। ईच कैच और रैपिडर नाम की 2 कंपनियों ने आपस में पहली बार B2B ट्रांजैक्शन किया था। उसके बाद से करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। खासतौर से अब माना जा रहा है कि B2B सेगमेंट में ONDC के उतरने के बाद ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें खासतौर से जो SME हैं, MSME हैं या फिर बड़े कॉर्पोरेट भी हैं, उनके लिए भी बड़ी संभावनाएं खुलेंगी। और माना जा रहा है कि इससे जो कारोबारी हैं उनको ऑनलाइन जो भी चीजें मंगानी होंगी वो एक दूसरे से आसानी से संपर्क कर पाएंगे। इसके अलावा जो सरकारी ई-कॉमर्स जो पोर्टल है उसको भी, जो कि MSME के लिए खासतौर से डेडिकेटेड है और सरकारी पोर्टल है, उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट करने की योजना है। साथ ही साथ विदेशों से भी कोई भी ग्राहक इस ONDC प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर कर सकता है। इसके लिए जो मैकेनिज्म है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मैकेनिज्म, उसको भी एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। जी शुक्रिया।
भारतीय कुश्ती के टॉप स्टार और कुश्ती फेडरेशन के यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवान आज शाम अपना मेडल गंगा में बहा देंगे और उसके बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट समेत एक साझा बयान में इन पहलवानों ने अपनी निराशा देश के साथ साझा की है। 28 मई को नए संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे पहलवानों को पुलिस ने जबरदस्ती रोका था और फिर गिरफ्तार भी किया था। पहलवानों का कहना है कि सिस्टम बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उन्हें प्रताड़ित करने पर उतर आया है, जबकि आरोपी खुलेआम पॉस्को एक्ट को बदलवाने के दावे कर रहा है। ऐसे में वो जान से प्यारे अपने मेडल मंगलवार यानी आज शाम 6 बजे हरिद्वार जाकर गंगा में बहा देंगे और उसके बाद आमरण अनशन करेंगे। अब बात करेंगे मणिपुर की, जहां हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। अमित शाह ने कल रात इम्फाल पहुंचते मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, वरिष्ठ मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मणिपुर में शांति बहाल हो, इसके लिए अमित शाह खुद सामाजिक संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इम्फाल में अलग अलग नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की है। मणिपुर में हिंसा को लेकर कांग्रेस के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर के बिगड़ते हालात को काबू में लाने के लिए राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या फिर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच आयोग बनाने की साथ साथ 12 मांगे भी रखी हैं। 8 सदस्य थे ये डेलीगेशन का और 4 पन्ने का एक मेमोरेंडम खड़गे जी ने राष्ट्रपति को दिया। हाई कोर्ट जला, विधानसभा जला, इम्फाल जल रहा था, मणिपुर जल रहा था। तब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और आज मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति, बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति मणिपुर को जलाया था 2001 में और अभी जला रहा है 2023 में। मोदी सरकार के 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में महीने भर का महासंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय मंत्री सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री भी इस दौरान मंत्रियों के साथ रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता भी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज जब हम राष्ट्र की सेवा में 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो मैं विनम्रता और एक कृतज्ञता से भर गया हूं। सरकार द्वारा लिया गया हर निर्णय, हर कदम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से निर्देशित होता है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम और भी अधिक मेहनत करते रहेंगे। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार के 9 वर्ष सुरक्षा, राष्ट्रीय गौरव, विकास और गरीब कल्याण के अभूतपूर्व संयोजन के 9 वर्ष रहे हैं। आज एक और मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और विश्व में गौरव के नए आयाम बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने विकास और गरीब कल्याण के नए मापदंड स्थापित किए हैं। तो मोदी सरकार के 9 साल भारत में मेडिकल टूरिज्म फिर से प्री कोविड लेवल पर आ गया है। दुनिया के 78 देशों के मरीज सस्ते और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए भारत आते हैं। अनुमान है कि 2030 तक मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री $15 अरब की हो जाएगी। देखिए रिपोर्ट। अहमदाबाद के इस हॉस्पिटल में एक पूरा फ्लोर विदेशी मरीजों के लिए है। हॉस्पिटल पैकेज में ही मरीज के साथ आए रिश्तेदारों के रहने खाने का प्रबंध शामिल है। कोविड के कारण विदेशी मरीजों की संख्या घट गई थी, लेकिन अब फिर से प्री कोविड लेवल पर पहुंच गई है। ज्यादातर मरीज जॉइंट रिप्लेसमेंट, कैंसर, कार्डियक और प्लास्टिक सर्जरी जैसे इलाज के लिए आते हैं। हमने पिछले साल में 5000 से ज्यादा पेशेंट को टच किया है ये सारी ओपीडीज में, और उनमें से करीब 800 से 1000 पेशेंट यहाँ पे अहमदाबाद में हमारी फैसिलिटीज में और हमारी देश भर की फैसिलिटीज में ट्रीटमेंट के लिए आए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2017 से 2020 तक
मेडिकल टूरिज्म का सालाना टर्नओवर 6 अरब यूएस डॉलर रहा, जो 2021-22 में कोरोना के कारण घटकर 2 अरब डॉलर का रह गया था। लेकिन इस साल 24 लाख मरीजों के इलाज के लिए भारत आने और 10 अरब डॉलर के टर्नओवर का अनुमान है और उम्मीद है कि साल 2030 तक मरीजों की संख्या बढ़कर 30 लाख और टर्नओवर 15 अरब डॉलर के करीब हो जाएगा। भारत में इलाज के लिए अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों के मरीज आते हैं। I come from Zimbabwe. We came to India for treatment. My father suffered a stroke in 2016. So we're here for better treatment. As we can see, there are better facilities here. अभी मेडिकल टूरिज्म के ग्लोबल इंडेक्स में भारत 10वें पायदान पर है, जो बहुत जल्द 7वें पायदान पर पहुंच सकता है। बेहतर इलाज करवाने के लिए हर साल हजारों मरीज भारत में आते हैं। इससे न केवल मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में भारत का नाम और आगे बढ़ेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। कल वर्ल्ड नो टबैको डे है, इसलिए आज ही जानिए कि क्या है तंबाकू के इस्तेमाल के नुकसान और कैसे छोड़ी जा सकती है ये और इसकी लत। देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। तंबाकू दूरी है जरूरी। कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अब ई वेस्ट रिसाइकिल करने के लिए सरकार इंसेंटिव देगी। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय 1 जून को नई ई वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी जारी करेगा। क्या होगा इस पॉलिसी में, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी रोहन सिंह। तो रोहन, ई वेस्ट रिसाइकलिंग की पॉलिसी क्या कहती है? जी, हमारे मोबाइल हो या फिर टीवी, फ्रिज या बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जब एक बार ये अपने पूरा जो लाइफ साइकिल है वो पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद इसका रिसाइकलिंग करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी। और इसलिए एक नई पॉलिसी आ रही है 1 जून को, जिसे कि आईटी मंत्रालय और नीति आयोग ने मिलकर तैयार की है। ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी है और जो एग्जिस्टिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसको एक तरह से रिवैम्प किया गया है। कई सारी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उसमें वो है कि इंडस्ट्री को इंसेंटिव भी दिया जाएगा अगर वो अपने प्रोडक्ट को रिसाइकिल करते हैं। तो एक टारगेट भी सेट किया जाएगा कि उन्हें हर साल कितने प्रतिशत प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करना है। और अब तक जो फोकस था वो सिर्फ रेयर मेटल्स के एक्सट्रैक्शन पे था, लेकिन अब पूरे प्रोडक्ट के रिसाइकिल पर भी ध्यान दिया जाएगा, उस पर भी इंसेंटिव दिए जाएंगे। और जो कंपनी जो कोई प्रोडक्ट बना रही है उसकी जिम्मेदारी होगी कि उस प्रोडक्ट को वो उसके एंड ऑफ लाइफ जो होता है उसको भी ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको रिसाइकिल किया जाए। क्योंकि अब तक भारत में जो है, भारत दुनिया के उन टॉप देशों में आता है जहां सबसे ज़्यादा ई वेस्ट पैदा होते हैं। 11 मिलियन मेट्रिक टन ई वेस्ट हर साल पैदा होता है। और इस पॉलिसी के आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जो जिम्मेदारी है वो तय होगी, जवाबदेही तय होगी इंडस्ट्री की, और ई वेस्ट की जो मात्रा है भारत में वो कम होगी। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए रोहन। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। वैष्णो देवी जा रही एक बस झज्जर कोटली के पास पुल से नीचे गिर गई। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 60 यात्री घायल हैं। घायलों का इलाज जम्मू के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। 6 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि 4 की मौत जीएमसी जम्मू में इलाज के दौरान हो गई। मरने वालों में बस चालक भी शामिल है। घायलों में 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। रूस में फिर से एक ड्रोन से हमले की बात सामने आई है। राजधानी मॉस्को की इमारत के ऊपर आज सुबह ड्रोन से हमला हुआ। मॉस्को के मेयर ने बताया कि हमले में किसी प्रकार का कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है, न ही किसी के हताहत होने की कोई खबर है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि एयर डिफेंस ने सफलतापूर्वक शहर की ओर आने वाले कई ड्रोन्स को मार गिराया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट की माने तो मॉस्को के ऊपर करीब 10 ड्रोन उड़ते हुए देखे गए थे। इससे पहले 3 मई को क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद मॉस्को पर यह दूसरा ड्रोन हमला है। आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोमांचक फाइनल मुकाबले में चेन्नई ने गुजरात को 5 विकेट से हरा दिया। सीएसके को आखिरी 2 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी और रविंद्र जडेजा ने 5वीं बॉल पर छक्का और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर सीएसके को 5वीं बार आईपीएल चैंपियन बना दिया। गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाए थे। बारिश के कारण चेन्नई को 15 ओवर में 171 रन का टारगेट मिला। टीम ने इसे 5 विकेट खोकर 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। 25 गेंद पर 47 रन बनाने वाले डेविन कॉनवे प्लेयर ऑफ द मैच रहे। बता दें कि चेन्नई ने इससे पहले 2010, 2011, 18 और 2021 में भी ये खिताब जीता था।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।